चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ तक आए थे? देखो डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे थे। डिफ्रैक्शन, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डिफ्रैक्शन पैटर्न। दो पैटर्न आपने स्टडी किए, एक है इंटरफेरेंस पैटर्न और दूसरा है डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या फर्क है दोनों में? क्या सिमिलैरिटी है? देखो पहले मैं बना था इंटरफेरेंस पैटर्न। स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर see you are getting alternate bright and dark bands due to interference between two coherent sources. This is called interference pattern। हर एक का डिस्टेंस सेम रहेगा। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या रहता, याद है कि किसको? डिफरेंस अलग रहता। ओके, वेरी गुड। देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाता मैं, ये रफ डायग्राम है। चलो आगे कैसा? देखो इधर ध्यान दो। दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, सेकंड वन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। इंटरफेरेंस में अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड है, इंटेंसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है। इसमें भी फ्रिंज विड्थ रहती, इसमें भी फ्रिंज विड्थ रहती। ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट बैंड और जीरो ब्राइट बैंड। फिर ये साइड में फर्स्ट डार्क बैंड और सेकेंडरी मिनिमा, फिर ये सेकंड ब्राइट बैंड, फिर ये थर्ड डार्क बैंड। ऐसा इस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये सब हो गया अपना, बहुत बार देखे शॉर्ट में। देखो अब ये जो आपने स्टडी किया उसमें कंपैरिजन करेंगे। एक छोटा सा टेबल बना हुआ है मालूमात के लिए। कंपैरिजन ऑफ यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में टेबल बना हुआ है। देखो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है, यंग डबल स्लिट ये इंटरफेरेंस के लिए है और ये डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, पहली चीज फ्रिंज विड्थ। इंटरफेरेंस में उसका फॉर्मूला था W इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। डिफ्रैक्शन में उसका फॉर्मूला था W इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A। अब इसमें सिंबल्स क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है D, स्मॉल d स्लिट सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 S2 स्मॉल d। और स्मॉल a क्या था? स्लिट विड्थ। डिफ्रैक्शन पैटर्न में था स्लिट विड्थ स्मॉल a। कैपिटल D इज द स्लिट टू स्क्रीन सेपरेशन। कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। कैपिटल W सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क बैंड को बोलते हैं बैंडविड्थ। तो फर्स्ट बैंडविड्थ का इंटरफेरेंस में ये फॉर्मूला है और डिफ्रैक्शन में ये फॉर्मूला है। यहाँ सिर्फ स्मॉल d है और डिफ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में स्मॉल a। अब फॉर ब्राइट फ्रिंज और फॉर डार्क फ्रिंज ये देखने का अपने को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये समझाते टाइम भी मैंने बताया था, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट रहते। कैसे रहते? इसमें जो ब्राइट के लिए आएगा, इसमें वो चीज डार्क बैंड के लिए आएंगी। ठीक है, देखो फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज n इंटू 2 पाई। ठीक है, इंटरफेरेंस में। और डिफ्रैक्शन में n प्लस हाफ इंटू 2 पाई ब्राइट बैंड के लिए। सेम चीज फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज डार्क बैंड के लिए इधर आ गया n माइनस हाफ 2 पाई और ये n 2 पाई इधर आ गया। समझ में आ रहा क्या? देखो ये चीज इधर आ गई, ये चीज ब्राइट बैंड इधर आ गई। सिर्फ यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन है। ये 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1/2 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद एंगुलर सेपरेशन n लैम्बडा बाय d फॉर ब्राइट बैंड इन इंटरफेरेंस
सिमिलर इज द केस फॉर डार्क बैंड इन डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन में डार्क बैंड में एंगुलर पोजीशन n लैम्बडा अपॉन डी, और ये n प्लस हाफ लैम्बडा अपॉन डी, n माइनस हाफ लैम्बडा अपॉन डी। पाथ डिफरेंस n लैम्बडा इधर है ब्राइट के लिए, तो डार्क के लिए पाथ डिफरेंस डिफ्रैक्शन में n लैम्बडा है, n प्लस हाफ लैम्बडा या n माइनस हाफ लैम्बडा। मतलब इंटरफेरेंस में जो ब्राइट के लिए आ रहा है डिफ्रैक्शन में वो डार्क के लिए आ रहा है। ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट स्पॉट ये भी सेम है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। देखो तो ऐसा सिर्फ फॉर्मूले याद रखने के लिए एक छोटा सा टेबल आपके लिए बना हुआ है और एक ग्राफ याद रखने का खाली। देखो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन, पहला देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा देखेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये है, दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इंटेंसिटी कर्व कैसा है, कम हो रहा फिर ज्यादा हो रहा फिर कम हो रहा फिर ज्यादा हो रहा, ऐसा इंटेंसिटी अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम हो रही। मैक्सिमम मतलब ब्राइट बैंड रहेंगे और मिनिमम मतलब डार्क बैंड रहेंगे। दिस इज फॉर दिस वन, ये जो है ये इंटरफेरेंस के लिए। और डिफ्रैक्शन के लिए देखो ये है, डिफ्रैक्शन के लिए कैसा है, इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल ब्राइट बैंड में मैक्सिमम है, फिर जीरो हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर जीरो हो गई, फिर इधर जीरो हो गई। ये जैसा बैंड है वैसा ही ये डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब और एक चीज है इधर, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, मतलब ये जो है दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अगर दो स्लिट लेंगे डिफ्रैक्शन के लिए, दो स्लिट लेंगे तो पैटर्न अपने को देखो ऐसा मिलेगा। मतलब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम है लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, सिमिलर टू दिस इंटरफेरेंस पैटर्न। This is called double slit diffraction pattern. In this case, the pattern will be decided by diffraction pattern of individual slit as well as by the interference between them. ये मतलब क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका और इसका। डबल स्लिट में, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस भी हो रहा डिफ्रैक्शन भी हो रहा। The pattern is as shown in the figure. There are narrow interference fringes but of varying brightness and shape of their envelope is that of the single slit diffraction. ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है उसका जो एनवलप है that is similar to diffraction pattern. तो ये ऐसा अपना लेसन नंबर 7 था जिसका नाम था वेव ऑप्टिक्स। वो लेसन आज यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद जो पॉइंट है रिजॉल्विंग पावर, ये भी अच्छा बड़ा पॉइंट था लेकिन ये पूरा पॉइंट सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से अपने बुक में से ओमिट हो गया कोविड की वजह से। तो ये अपने को रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रेडियो माइक्रोस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, ये कुछ भी स्टडी नहीं करने का, ठीक है। तो ये लेसन यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसके ट्यूटोरियल के क्वेश्चन सेंड किया था मैंने, जो आपने देखे होंगे। एक पेज है, देखो और एक बार बताता हूँ मैं, वो ट्यूटोरियल सॉल्व करने का अपने को। देखो ये सब ओमिट हो गया, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर। ये पेज में आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है। देखो ये पेज सेंड किया था मैंने और उस पर यहाँ ऐसा क्रॉस किया था, ये 4, 5, 6, ये नहीं करने का है। ये सिलेबस जो रिड्यूस हुआ उसके क्वेश्चन है,
ये 3 क्वेश्चन छोड़ के पूरा अपने को यहाँ तक प्रॉब्लम नंबर 13 तक करो। 14 आधा है भाई, 14 किए तो भी चलेगा लेकिन 13 तक करो। और एक चीज उसमें लिखना रह गई, देखो रेलीज क्राइटेरिया, क्वेश्चन नंबर 12 भी ओमिट करो, ये भी रिड्यूस सिलेबस में टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये ट्यूटोरियल नंबर 7। बहुत सारे गर्ल्स का मैसेज आता है ट्यूटोरियल भेजो, ट्यूटोरियल भेजो। ट्यूटोरियल मतलब क्या है? ट्यूटोरियल मतलब एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के नीचे कोई जो भी एक्सरसाइज है वही ट्यूटोरियल रहते। क्या हुआ, कुछ क्यूरी है क्या? नहीं, ठीक है सुनो। सर रिड्यूस पोर्शन वाले क्वेश्चन कट करके लिखो ना। हाँ ये मत सर लिखो। सर एक हाँ। बार जितने क्वेश्चन पीछे से रिड्यूस हुए ना उसका एक पीडीएफ बना के सेंड करो ना, फिर वो प्रॉब्लम आ रही जैसे लिखने में पहले के और ये नहीं वैसा नहीं रहता वो। जो रिड्यूस हुए ना सर जो रिड्यूस हुए ना फर्स्ट लेसन से तो लास्ट लेसन तक उसके क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना के सेंड करो ना, जो जो क्वेश्चन रिड्यूस हुए। क्वेश्चन रिड्यूस नहीं, सिलेबस रिड्यूस हुआ तो उस पर डिपेंड क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे ना। जैसा ये पोलराइजेशन रिड्यूस हुआ तो उसके ऊपर क्वेश्चन दिख रहा, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिड्यूस हुआ उसका क्वेश्चन दिख रहा, फिर ये टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का, तो वो क्वेश्चन छोड़ देने के। फिर भी अभी आगे से मैं ऐसा आपको कट करके देते जाऊंगा। ये ट्यूटोरियल नंबर 7 है, अपनी को ये टर्म में सिर्फ 8 ट्यूटोरियल करने के। लास्ट ट्यूटोरियल आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो करने का है। तो देखो शॉर्ट में 2 मिनट इधर ध्यान दो। पहला रहता MCQ, which of the following phenomenon proves that light is a transverse wave? वेव के 2 टाइप, एक ट्रांसवर्स Reflection. वेव, दूसरा लॉन्जिट्यूडनल वेव, लेकिन लाइट रहता ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव है, ये कैसे प्रूव हुआ? रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये Sir, चारों reflection. हाँ ये चारों भी लाइट के फिनोमिनन है। ये लाइट के फिनोमिनन के हिसाब से देखो, लाइट के 4 फिनोमिनन में से ये जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये इसके वजह से प्रूव हो रहा है ट्रांसवर्स वेव ऑफ लाइट। ठीक है। सेकंड, which property of light does not change when it travels from one medium to another medium? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो रही है, ठीक है, तो कौन सा फिनोमिनन चेंज नहीं होता? बोलो। फ्रीक्वेंसी। यस, गुड। फ्रीक्वेंसी। देखो ये ग्लास है, सपोज यहाँ पर है एयर, ठीक है, लाइट रे इधर से इधर आ रहा है, रे ऑफ लाइट ऐसा ट्रेवल हो रहा है एयर से ग्लास में, तो बेंड हो जाता है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। एयर में वेलोसिटी ज्यादा, ग्लास में वेलोसिटी कम, उसका वेवलेंथ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? कौन सा फॉर्मूला? V इज इक्वल टू n लैम्बडा, ठीक है। वेवलेंथ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, याद रखो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी उसकी चेंज नहीं होगी। अभी भी याद रखो, आगे भी इसके यूज करने के अपने को, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, when unpolarized light is passed through a polarizer, its intensity, अनपोलराइज्ड लाइट जब पोलराइजर में से पास होंगी तो इंटेंसिटी बढ़ेंगी या कम होंगी या सेम रहेंगी? डिक्रीजेस होंगे। डिक्रीजेस। हाँ, इंटेंसिटी डिक्रीजेस।
उसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि उसके सब वाइब्रेशंस ब्लॉक होके सिर्फ वो वाइब्रेशन पास हो रहे हैं जो पोलराइजर को पैरेलल। नेक्स्ट नंबर 4, in Young's double slit experiment, two coherent sources have different intensity. दो sources use कर रहे। If the ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference pattern is 25:1, what is the ratio of intensity of two sources? मैक्सिमम से मिनिमम में उसका इंटेंसिटी 25:1 है, तो दो सोर्स का क्या इंटेंसिटी का रेशियो आएगा मालूम है किसको? 5:1. 9:4. 9:4. 9:4. राइट। I1/I2 मतलब रहता क्या रहता? A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये दिया हुआ है 25/1, ठीक है, 25/1। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 प्लस A2 इज 5A1 माइनस A2। देखो एक में शॉर्ट में लिखा A1 प्लस A2 इज 5A1 माइनस 5A2, ठीक है। ये 5A1 ये इधर लेंगे तो क्या आएगा? 5 इधर लेंगे तो 6A2, राइट, इज इक्वल टू ये A1 इधर लो तो 4A1। 6A2 इज 4A1। A1/A2 बोलो, A1/A2 क्या आएगा? 3/2. राइट। 3/2. देखो A1/A2 इज A2 इधर लो, 4 इधर लो, 6, राइट, 6/4 मतलब 3/2। ये क्या आया? A1/A2। अब अपने को चाहिए रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इधर भी आएगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर मतलब 9/4। 9/4. गुड, 9/4, ठीक है। उसके बाद देखो in Young's double slit experiment, a thin uniform sheet of glass is kept in front of two slits. दोनों स्लिट के आगे एक छोटा सा ग्लास का प्लेट रख दो, parallel to the screen having the slit. The resulting interference pattern will satisfy. दोनों स्लिट के सामने छोटा सा ग्लास का प्लेट रख दो तो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होगा? Interference pattern will remain unchanged. Yes, the fringe width will increase, the fringe width will decrease, increase, decrease, the fringe width, fringes will shift. क्या होगा? The fringes will shift. First, Huh? the interference pattern will remain unchanged. Okay, very good. Yeah, interference pattern will remain unchanged, right? ऐसे लिखो ये। उसके बाद देखो मैंने आपको पेपर पैटर्न भेजा, मिला क्या? Yes, sir. हाँ, वो पेपर Sir, मिला. हाँ, पेपर पैटर्न में ऐसा आता, वेरी शॉर्ट आंसर VSA,
एक मिनट रुको, इसको नेक्स्ट टाइम रिमूव कर देता, लेट कमेंट, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क का क्वेश्चन आता जैसा कि व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। ये लेसन के शुरू में देखे थे आपने, प्राइमरी सोर्सेज जो खुद से लाइट इमिट करते, सन, ट्यूबलाइट, टीवी वगैरह। सेकेंडरी सोर्सेज मतलब जो जिस पर लाइट इंसिडेंट होता फिर वो रिफ्लेक्ट होता, मून पर से या तो कोई चीज अपने को दिख रही है, प्लैनेट, ये सब सेकेंडरी सोर्सेज है। व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या रहता पता है आपको? डेफिनेशन लिखा हुआ है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। हाउ इज इट रिलेटेड टू रे? रे मतलब वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर रहता। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट ए पॉइंट फार अवे फ्रॉम सोर्स? अगर बहुत दूर है सोर्स, फॉर एग्जाम्पल सन, सूरज, तो वेव फ्रंट कैसा रहेगा? प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन। right? Spherical नहीं रहेगा, it will be plain wave front. Why are multicolors observed over a thin film of oil floating on water? Explain with the help of diagram. डायग्राम के मदद से आप बता सकते हैं, पानी के ऊपर सपोज ऑयल गिर गया तो उसमें अपने को कलर बहुत सारे मल्टीपल कलर दिखते। क्यों दिखते? इसकी डायग्राम भी बनाने की आपको। ज्यादा कलर क्यों दिखते? क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस में क्या होता? फिल्म का टॉप सरफेस, फिल्म का बॉटम सरफेस, दोनों तरफ से लाइट क्या होती? दोनों तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट होती और उसका एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता। देखो इधर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 172 पर है इंटरफेरेंस, ये डायग्राम बनाने की। ड्यू टू थिन फिल्म, brilliant colors of soap bubbles and thin oil films on the surface of water are due to interference of light waves reflected from upper and lower surface of film. ये फिल्म है, इसका अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही, दोनों मिला के इंटरफेरेंस हो रहा, उसका अपने को कलर्ड फ्रिंजेस मिलते। ठीक है, वो एक क्वेश्चन का आंसर लिखो। उसके बाद तो ये बताया था मैंने, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल वी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट बट वन स्लिट इज कवर्ड विथ रेड फिल्टर। एक स्लिट पर रेड फिल्टर लगाए। रेड फिल्टर मतलब उसमें से सिर्फ रेड लाइट आएंगी, वायलेट फिल्टर में से सिर्फ वायलेट लाइट आएंगी। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा रेड लाइट का तो रेड ब्राइट बैंड मिलेंगे, जब वायलेट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वायलेट ब्राइट बैंड मिलेंगे, राइट। एक्सप्लेन ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये भी डिटेल में बताया था मैंने। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, एक स्लिट के सामने कांच की प्लेट रखेंगे तो पाथ लेंथ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। दो चीजें, एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। इसमें से रिफ्रैक्शन सिलेबस में नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपनी सिलेबस में। इसका बड़ा डायग्राम भी बनाया था आपने। ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम में, तो याद रखो। अगर ये आया रिफ्लेक्शन तो डायग्राम बनाने का, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने का। फिर यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। डिराइव कंडीशन फॉर ऑकरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड। क्या कंडीशन है? थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, वो डायग्राम बनाने की। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, ऐसी डायग्राम बनाए थे आपने, है ना। यह स्क्रीन था, फिर इधर से लाइट जा रही थी, फिर इधर से लाइट जा रही थी, फिर क्या यूज किए थे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। वो सब इसमें लिखने का एग्जाम में आएगा तो इससे पाथ लेंथ मिलेगा। इफ द पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n lambda you will get bright band. If the path difference is odd multiple of half lambda you will get dark band, bright and dark fringes. फिर fringe width, उसका फॉर्मूला। उसके बाद conditions for obtaining good interference pattern, give reason। ये भी मैंने आपको 6 कंडीशन बताया था। The two sources of light must be monochromatic, coherent,
सेम एम्पलीट्यूड, क्लोज टू ईच अदर, नैरो, ये सब चीजें. व्हाट इज मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज? फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो रहता. व्हाट आर टू मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज? दो मेथड देखे थे, कौन से? एक तो लॉयड मिरर, राइट, लॉयड मिरर, और दूसरा देखे थे यस बाय प्रिज्म. ठीक है. फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल स्लिट, फ्रॉम अपर रिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, derive the condition for bright and dark fringes in diffraction ड्यू टू सिंगल स्लिट. ये सब ट्यूटोरियल में क्वेश्चन के आंसर लिखो अच्छे से. ये लेसन यहाँ पर खत्म हो गया. समझ में आया? Yes, sir. यस सर. हाँ, नहीं पूछना होगा तो बहुत अच्छी बात है. अगला लेसन देखते हैं अपन. चलो, लेसन फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए आखिरी लेसन जो अपना बाकी है, क्या नाम है उसका बोलो? यस, लेसन नंबर 8. पहले टेक्स्ट बुक. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हाँ राइट, वेरी गुड. मैं टेक्स्ट बुक में बताता हूँ आपको. रुको. देखो 6 मिनट के बाद अपने आप ये लेक्चर बंद हो जाएगा. 40 मिनट का टाइम लिमिट रहता. तो फिर से मैं स्टार्ट करूंगा 10 मिनट के लिए. फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि उतना टाइम नहीं, पूरा एग्जाम नजदीक आ रही. और आपके एक्स्ट्रा पीरियड भी लेने के मेरे को संडे को अगर मैं बोलूँगा कब लेने का, एक दिन पहले. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन नंबर 8. अपने टेक्स्ट बुक में टोटल 16 लेसन है, जिसके आधे करेंगे 8 लेसन फर्स्ट टर्म में, फिर पूरे 16 लेसन प्रीलिम एग्जाम में, फिर पूरे लेसन बोर्ड के एग्जाम में. ठीक है. तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम नाम का लेसन 11 में था. इन स्टैंडर्ड 11 वी हैव स्टडीड द गॉस लॉ. सबसे इम्पोर्टेंट Yes, गॉस sir. थ्योरम या गॉस लॉ आपने स्टडी किए थे. वो लॉ अपना बेस रहेगा. मतलब अपने को ऐसा आता वो लॉ, ऐसा समझ के उसका अगला पार्ट 12th में स्टडी कर रहे. Gauss law, which gives the relationship between electric charge and electric field. टाइप के रिलेशन दे रहा हूँ. इलेक्ट्रिक चार्ज डिनोटेड बाय Q, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय E. It also provides the equivalent method for finding electric field intensity relating various values of field at the closed surface and total charges enclosed by that surface. ये सब रिवीजन है. It is powerful tool which can be applied for calculation of electric field when it is originate from charge distribution. Law क्या देखे थे आपने? देखो इधर लिखा, phi is Q upon epsilon 0 इंटीग्रेशन E डॉट ds. ठीक है. ये लॉ यूज करना है, ये अपने को डिटेल में देखने का है. ये सब हो गया था अपना. phi ये सिंबल का है, रोमन लेटर phi. रोमन लेटर phi का मतलब है इट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस. ये 2-3 साल पहले फिजिक्स के 2 पेपर रहते थे, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2. जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स पेपर 2 में आता था, अभी तक जो देख रहे हो पेपर 1 था. अब आप पेपर 1 से पेपर 2 में शिफ्ट हो गए. दिमाग इधर से इधर लेके आ जाओ, कंफ्यूज मत करो. ये सब इमेजिनरी चीजें, मतलब सोचा हुआ है. मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, फिर वैसा हुआ तो वैसा होगा, सब सोचा हुआ है. ये अपने को सामने कुछ दिख रहा नहीं आंखों से, इसलिए थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है. ध्यान से देखो, मैं समझाऊंगा अच्छे से, फिर घर पे आपने पढ़ने का उसको, फिर याद हो जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब Electron. समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन, राइट. इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता कितना? -E. वैसा ही चार्ज डिनोट करते Q से, स्मॉल q, प्लस और माइनस स्मॉल q इज चार्ज. और एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ स्टैटिक. स्टैटिक मतलब 2 वर्ड इंग्लिश में, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक. क्या फर्क है दोनों में? कुछ बोल रहे नहीं कोई? स्टैटिक और डायनामिक अपन बोलते हैं. देखो, एक
उसकी पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक है, बहुत अच्छा है, जहाँ जाता वैसा सब तरफ एडजस्ट हो जाता। डायनेमिक मतलब यस चेंज होता। स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट, सेम रहता। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। क्यू चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट तो क्या क्या रहेगा उसका, वो ये लेसन में पूरा डिटेल में स्टडी करना है। चार्ज उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो ये 11 का थोड़ा सा रिवीजन कर दे। चलो देखो, एक नोट्स मैंने आपको भेजा आधे घंटे 1 घंटा पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स है। वो जब नोट्स ओपन करेंगे तो ऐसे लिख के आएगा, एंटर द पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने का 1 1 2 3 वो भी भेजा मैंने। पासवर्ड डालेंगे तो नोट्स खुलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, दयानंद कॉलेज ऑनलाइन स्टडी नोट्स। तो ये जो नोट्स है ये कॉलेज के नोट्स है। आप टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ाई कर सकते हैं या तो ये नोट्स में से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो होशियार बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, सबसे इजी और अंडरस्टैंडिंग की चीज रहती है अपनी बोर्ड की टेक्स्ट बुक। अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो सबसे आसान रहती है। वो पहले लाइन से आखिर लाइन तक पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। फिर बच्चे क्या करते, बहुत सारे टेक्स्ट बुक पढ़ते, सुनो ध्यान से, टेक्स्ट बुक पढ़ते और पढ़ते पढ़ते जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखते उसको अंडरलाइन करते पेंसिल से। फिर अंडरलाइन करके अपनी जो नोटबुक है उसमें अपने को आसान लगेंगी, अपने को समझ में आएंगे, ऐसे अपने लैंग्वेज में नोट्स निकालते। तो ये जो नोट्स है ये निकालना बहुत अच्छा है। मतलब आप एग्जाम के टाइम जाएंगे तो सिर्फ उतने नोट्स पढ़ के जानेंगे, पढ़ाई जल्दी होगी, अच्छे से याद रहेगा और आपने लिखा रहता है इसलिए जल्दी से लर्न होता। तो भी आपको पढ़ाई के लिए समझने के लिए और मैं नोट्स भी सेंड किया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट। लेकिन आप नोट्स से ज्यादा खुद के नोट्स निकालो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में खुद के नोट्स निकालना पड़ेंगे। तो अब देखो, 1 मिनट सर ये लिखने के कंप्लीट हो जाएंगे। अपने को वापिस ज्वाइन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना है। इसको कुछ पूछने का हुआ तो पूछ लो, फिर उसके बाद वापिस से 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन करते। बोलो, कुछ पूछना है क्या? सर ये लिखने के थे नोट्स। फिर लिखो ना, अच्छा रहेगा। अगर आप खुद के नोट्स निकाल रहे होंगे तो और भी अच्छा, और नहीं निकाल रहे होंगे तो ये नोट्स यूज करो। लेकिन लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, समझ में आएगा तुमने। तो ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। बोलो और क्या पूछने का है? इंशरा आरिफ खान, बोलो। नहीं कुछ? सालेहा क्यों लेट आई सालेहा?